नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आज अपन कुछ प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आगे आने की उम्मीद है। अभी आप सभी लोगों को पता है कि ईएसआईसी की जो एग्जाम है बच्चों, वो नज़दीक आ गई है। इसलिए स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स थी कि भाई उसके अकॉर्डिंग हमारे को थोड़ा क्वेश्चन सेशन वगैरह होना चाहिए। तो आज आपके सामने अपन पीडिया के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं बच्चों। मानने में क्वेश्चन 20 होंगे, लेकिन आप उस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे अपन तो लगभग लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। यस या नो? दूसरी बात, जो पीडिया अपन ने पढ़ाई है वो रिवाइज भी होगी यहाँ पे। समझ गए बात? नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत करने वाले को प्राप्त होती है बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि जो मेहनत करेगा उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग करेंगे उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जो हार्ड वर्किंग करेगा वो जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी बच्चों के लिए एक सूचना है, आप सारे स्टूडेंट तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग कर चुके हैं, लेकिन अगर जो स्टूडेंट अभी 12वीं क्लास पास करके आए हैं और अगर उनका जो ड्रीम है, अगर वो 12th क्लास के बाद में अगर उन बच्चों का ड्रीम है वो अगर बीएससी नर्सिंग करना है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर उनका ड्रीम बीएससी नर्सिंग करना है तो अपना जो विनायक नर्सिंग एकेडमी जो है वो ही एक नया ऐप लॉन्च करा है। उसका नाम है विनायक नर्सिंग एंट्रेंस। अपना जो था वो वीएनए के नाम से था, आप सभी लोग जानते हैं। और ये एक चूंकि एंट्रेंस का है इसलिए ये वीएनई के नाम से, किसके नाम से? वीएनई, विनायक नर्सिंग एंट्रेंस। तो आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस करना चाह रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, विनायक नर्सिंग एंट्रेंस की ऐप को वहां पे डाउनलोड कीजिएगा। और जिस तरीके से आपको जो चीजें वीएनए में अवेलेबल है बच्चों, वो सारी चीजें जैसे टेस्ट सीरीज है, नोट्स है, लेक्चर है, सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिलेंगी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्टिंग के अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, parents brought a 4-month-old to OPD with lethargy and poor feeding, which among the following findings suggestive of fluid volume deficit in child? कि ओपीडी के अंदर एक 4 महीने का जो बच्चा है उसको पेरेंट्स लेके आए हैं, यस या नो? तो नीचे लिखेंगे जो भी आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, कौन सी फाइंडिंग है वो सही है, वो बच्चा है वो किस चीज का है? फ्लूइड वॉल्यूम उसमें डेफिसिट है, यस या नो? अब आपको मैं इस चीज को साधारण से हिसाब से बताना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की अगर बात करता हूं तो इसका मतलब मैं आपको साधारण भाषा में बताना चाहता हूं कि बच्चे में क्या है, एक तरीके से डिहाइड्रेशन है। क्या है प्यारे बच्चों? डिहाइड्रेशन। बच्चा कैसा है? डिहाइड्रेट है, यस या नो? आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कैसा है बच्चों? डिहाइड्रेट है। तो समझ में आना चाहिए आपको कि डिहाइड्रेशन की वजह से ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपके सामने क्या जाएगा? राइट जाएगा। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि डिहाइड्रेशन हो या उसको अपन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट बोले तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या है उस बच्चे के अंदर? उसके साइन एंड सिम्टम क्या है बच्चों? पुअर फीडिंग मिलेगी आपको। क्या देखने को मिलेगा? पुअर फीडिंग वहां पे देखने को मिलेगी। किसमें? डिहाइड्रेशन वाले बच्चे में। स्किन टर्गर डिक्रीज मिलेगी, डिक्रीज स्किन टर्गर, डिक्रीज स्किन टर्गर का मतलब है अगर आप स्किन को पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे तो वापिस से ये मतलब यथा स्थिति में जो स्किन जाने में थोड़ा सा टाइम लेगी, यस या नो? तो उसमें जो स्किन टर्गर थी वो कैसी हो गई है? डिक्रीज हो गई है। प्लस बच्चा आपको कैसा दिखाई देगा बच्चों? बच्चा आपको लिथार्जी दिखाई देगा। देन चौथा क्या है? संकन फोंटानेल। ये 4 वहां पे ऑप्शन है। 4 क्या बताए मैंने आपको? मैंने इसको छोड़ा है, सिर्फ आपको डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम बताएं आपको कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है। डिहाइड्रेशन में जो बच्चा है वो लेथार्जी दिखेगा आपको, पुअर फीडिंग उसमें देखने को मिलेगा, स्किन टर्गर वहां पे डिक्रीज मिलेगी, फोंटानेल है वो संकन मिलेंगे।
यानी सिकुड़े हुए फोंटानेल मिलेंगे। मैं सीधी भाषा में बताऊं तो वहां पे डिप्रेस्ड फोंटानेल मिलेंगे आपको। कैसे फोंटानेल मिलेंगे बच्चों? डिप्रेस्ड फोंटानेल मिलेंगे। समझ में आ गई बात? अब ये तो होते हैं डिहाइड्रेशन में, और ये डिहाइड्रेशन ही पूछ रहा है, 4 महीने का बच्चा है, तो इसमें से अब आप देखिएगा पहला जो आपका आंसर है वही लिख दिया गया है, क्या? संकन फोंटानेल। तो क्या संकन फोंटानेल है वो मैंने बताया है डिहाइड्रेशन में? हाँ जी, बिल्कुल संकन फोंटानेल है, वो डिहाइड्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर का कोई बात नहीं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर का इससे कोई लेना देना नहीं है। और टीयर्स आपको पता है, टीयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देता हूं कि लेक्रिमल ग्लैंड से टीयर है वो बच्चे में कब अपीयर हो जाते हैं? उसका राइट आंसर होता है बच्चों 2 मंथ। 2 मंथ, ये 2 महीने के बाद। 2 महीने से पहले जो है वो बच्चे के अंदर क्या नहीं होगा, वहां पे टीयर्स नहीं आएंगे। लेकिन 2 महीने के बाद में आपको वहां पे क्या आ जाएंगे? टीयर्स आएंगे उस बच्चे के अंदर। यस या नो? तो अगर कोई बच्चा 2 महीने से कम एज का है और अगर उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो नहीं रहा है या फिर उसको भूख नहीं है। तो जरा ध्यान रखें कि भाई 2 महीने से पहले लेक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो वहां पे प्रोड्यूस नहीं होती हैं, सिक्रेशन नहीं करती हैं, इसलिए 2 महीने के बच्चे में या 2 महीने से पहले टीयर्स वहां पे अपीयर नहीं होंगे। 2 महीने के बाद में वहां पे क्या होंगे? टीयर अपीयर होंगे। तो ये क्वेश्चन अलग से हो गया। 2 महीने का मैं एक क्वेश्चन और लिखा दूं आपको, वो आएगा सोशल स्माइल। क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सोशल स्माइल है वो बच्चा कब दिखाता है? 2 मंथ की एज के अंदर बच्चा क्या करता है बच्चों? सोशल स्माइल करता है। 2 महीने का बच्चा है वो सोशल स्माइल करेगा। टीयर्स जो लेक्रिमल ग्लैंड्स हैं वो 2 महीने पे जाके क्या होगा? टीयर्स का सिक्रेशन करेगी वहां पे। तो जो आपका राइट आंसर था वो क्या था प्यारे बच्चों? संकन फोंटानेल। क्या था? संकन फोंटानेल। ये तो हो गए एक क्वेश्चन की बात। अभी तक अपन आपको पता लग गया कि अपने 2-3 क्वेश्चन इसमें डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 चीजें और डिस्कशन करनी बाकी है। जब बात आ गई किसकी बच्चों? फोंटानेल की। जब बात आ गई फोंटानेल की तो चलिए अपन फोंटानेल की बात कर लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं फोंटानेल। मुझे एक चीज बताइए क्या, व्हाट इज अ फ्यूचर एंड व्हाट इज अ फोंटानेल? या फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर एंड फोंटानेल। फोंटानेल एंड फ्यूचर के बीच में डिफरेंस क्या तो फोंटानेल होते हैं और क्या फ्यूचर होते हैं? बताइए मुझे। अपन बात कर रहे थे फोंटानेल के बारे में और फ्यूचर के बारे में। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि फ्यूचर क्या होता है। क्या होता है बच्चों? फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर के बारे में बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गैप होता है बिटवीन किसके बीच में? स्कल बोन। बच्चों ये क्लास पहले से हुई है, लेकिन मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। फ्यूचर तो होता है स्कल बोन के बीच में जो गैप होता है। समझ में आ गई बात? और जो फोंटानेल होता है, क्या बच्चों? फोंटानेल वो होता है बच्चों गैप बिटवीन किस किस के बीच में? फ्यूचर लाइन। जो फ्यूचर लाइन है उसके बीच का जो गैप होता है, जहां पे 3 फ्यूचर आके मिलते हैं, जहां पे फ्यूचर आके मिलते हैं वहां पे जो गैप होता है उसको फोंटानेल बोलते हैं। लेकिन जो स्कल बोन के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों फ्यूचर। फ्यूचर संख्या में, फ्यूचर जो नंबर में फ्यूचर है ना बच्चों, वो नंबर के अंदर कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर 4 बेसिकली जो फ्यूचर हैं वो नंबर में तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन टाइप्स कितने प्रकार के फ्यूचर होते हैं? वो होते हैं 4। यही जो फोंटानेल है, यही बात। जैसे नंबर का मतलब संख्या में कितने होते हैं? संख्या में तो 6 होते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझ में आ गई? फोंटानेल है। अगर मैं बात करूं फोंटानेल की, यहां पे बात कर रहा था फ्यूचर की, अगर मैं फोंटानेल की बात करूं तो फोंटानेल भी संख्या में कितने हैं बच्चों? 6 है। 6 है वहां पे। लेकिन अपन को क्लिनिकली अपन वहां पे कितने यूज करते हैं? 2। और 2 आपको पता है कौन से? एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। समझ में आ गया? अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 की बात करते हैं, और 2 ही मैंने आपको पढ़ाए थे। तो मैं फ्यूचर और फोंटानेल की क्लास को एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया। फ्यूचर क्या होता है, फोंटानेल क्या होता है, नंबर में कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल की। तो एंटीरियर जो फोंटानेल है बच्चों, वो 4 सूचर लाइन से मिलके बनता है। 4 सूचर लाइन से मिलके बनता है। जो शेप बनाता है वो बनाता है डायमंड शेप।
यस या नो, डायमंड शेप बनाता है। अगर पोस्टीरियर की बात करूं, 3 सूचर लाइन से मिलके बनता है, वो जो शेप बनाएगा वो बनाएगा ट्रायंगुलर शेप। यस या नो, ट्रायंगुलर शेप बनाएगा। एंटीरियर फोंटानेल का डायमीटर है वो ज्यादा होता है, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। यस या नो, और पोस्टीरियर का जो डायमीटर है वो 1 से 2 होता है, तो पोस्टीरियर का डायमीटर कम होता है। तो डायमीटर के बिहाफ पे एंटीरियर फोंटानेल है वो बड़ा होता है। तो एंटीरियर फोंटानेल को क्लोज होने के लिए 12 से 18 महीने का टाइम लगता है, पोस्टीरियर को 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन में मैंने कम से कम आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए बच्चों, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। यही विनायक नर्सिंग एकेडमी की खासियत है बच्चों। चलिए, इसका राइट आंसर आपको संकन फोंटानेल मैंने बताया था। चलिए बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा दिखा बच्चों आपको? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्थ वेट न्यूबॉर्न बेबी क्या कह रहा है? एक न्यूबॉर्न बेबी है। पहली बात तो ये बताइए मुझे कि व्हाट इज द न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न किसको कहते हैं बच्चों? और न्यूबॉर्न को आपको पता है एक दूसरा नाम है। न्यूबॉर्न को आप नियोनेट के नाम से भी जान सकते हो। किसके नाम से बच्चों? नियोनेट। न्यूबॉर्न या नियोनेट का मतलब होता है बर्थ के बाद में। बर्थ वाले दिन को 0 डेज मान सकते हैं। 0 से 28 दिन, 0 से 28 दिन का जो बच्चा है उसको आप न्यूबॉर्न बोलेंगे या उसको आप नियोनेट बोलेंगे। समझ में आ गई? यहां तक बात। ये कह रहा है कि न्यूबॉर्न बच्चा है जिसका वेट कितना है बच्चों? 3 kg वेट है। कितना वेट बताया है इसने? 3 kg वेट है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट 1 year ऑफ एज। यह कह रहा है कि उस बच्चे का 1 साल के बाद में, उस बच्चे का 1 साल के बाद में वेट कितना हो जाएगा। समझ गए बात? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 किलो का अभी है बर्थ के समय, 12 महीने बाद कितना हो जाएगा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने यहां इसलिए लिया है कि कम से कम मैं 7 क्वेश्चन करवाऊंगा यहां पे। कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए, न्यूबॉर्न किसको बोलते हैं, नियोनेट किसको बोलते हैं, 0 से 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये सब चीजें क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिया है। जो न्यूबॉर्न है, जो नियोनेट्स हैं, वो 2 प्रकार के कैटेगराइज होते हैं। एक होता है अर्ली नियोनेट्स के नाम से, एक होता है लेट नियोनेट्स के नाम से। अर्ली नियोनेट में 0 से लेके 7 दिन तक की उम्र आती है बच्चों। 7 दिन तक की जो उम्र आती है वो अर्ली में आती है, और 8 से 28 दिन की जो उम्र है वो किस में आती है? लेट में आती है। समझ में आ गई बात? यहां पूरी डिटेल्ड हो रहा है पूरा काम। समझ में आ गई? यहां तक चलिए, अब अपन वापस फोकस करते हैं कि 3 किलो का बेबी हुआ है 12 महीने बाद, 1 साल बाद में उसका वेट कितना हो जाएगा। समझ गए? चलिए, ये चीज मैं मिटा देता हूं बच्चों, ये चीज मैं मिटा देता हूं, क्योंकि अपने को जगह चाहिए, क्यों अपन एक्सप्लेन करेंगे बहुत सारी चीजों को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक सीधी सी बात है मैं बता देता हूं वेट के बारे में। तो वेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज यहां पे मैं लिखूं 5 मंथ। जब बच्चा 5 महीने का होता है तो उसका वेट बच्चों डबल हो जाता है। जब बच्चा 5 मंथ का होता है तब उसका वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसका वेट है बच्चों वो ट्रिपल हो जाता है। 1 ईयर के बच्चे का ट्रिपल हो जाता है। अगर बच्चा 2 ईयर का है, अगर बच्चा 2 ईयर का है तो उसका वेट 4 टाइम हो जाएगा। क्या? 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब मेरा समझिएगा 4 गुना। अगर बच्चा 3 साल का है तो जो वजन है वो कितना हो जाएगा? 5 गुना। यानी मैं इसको लिखूं 5 टाइम। अगर बच्चा 5 साल का है, अगर बच्चा 5 ईयर का है तो जो उसका वेट है वो हो जाएगा 6 गुना। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 टाइम। अगर वो 7 ईयर का है तो जो वेट है वो हो जाएगा 7 टाइम, यानी 7 गुना। और अगर वो 10 साल का है तो वेट हो जाएगा 10 गुना, 10 टाइम। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। तो यानी कि जितना लिखा है उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है।
इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा। तो पहले तो इसका आंसर देख लीजिएगा आप, क्योंकि अपने को बहुत सारी चीजें देखनी है, अपने को बहुत सारी चीजें देखनी है, इसलिए पहले इसका आंसर ये आएगा कि 1 साल पे कितना साहब, तो मैंने बताया 1 साल पे कितना, 3 गुना। 1 साल पे कितना जी, 3 गुना। 3 गुना है तो जन्म के समय कितना था, 3 किलो। 3 का 3 गुना 9 किलो। इसका तो पीछा छूटा साहब, ये तो अपन को पता चल गया कि इसका जो राइट आंसर आना है वो कौन सा है, बी आना है। तो इसका जो राइट आंसर आना था वो कौन सा आ गया, बी इज द राइट आंसर। अब अपन बात कर लेते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डबल वेट कब हो जाता है, 5 से 6 महीने में। अगर रेंज की बात करते हैं वहां पे तो 5 to 6 मंथ आएगा उसका राइट आंसर। लेकिन अगर वहां पे अगला एक ही वर्ड में बात कर लेता, नर्सिंग में सबसे बड़ी समस्या एक ही शब्द में बात करने की है और उसका राइट आंसर 5 बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा और डीप पढ़ लेते हैं कि अगर 3 महीने तक जो बच्चा है, 0 से 3 मंथ, 0 से 3 मंथ का जो बच्चा है, उसके अंदर जो वेट है ना बच्चों, वो 30 ग्राम यानी 30 ग्राम पर डे। शुरुआत के 3 महीने तक 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। लेकिन अगर 3 से 6 महीने के बच्चे की बात करूं तो उसमें 20 ग्राम यानी 20 ग्राम पर डे के हिसाब से वेट इंक्रीज होता है। अगर मैं बात करूं 6 से 9 मंथ की, तो उसमें 15 ग्राम पर डे के हिसाब से वहां पे वेट इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की हैं। इसका राइट आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों। ये खासियत यही मिलेगी आपको कि एक क्वेश्चन क्या सामने देखा, उसको पूरी किताबें खोल दी साहब, यहाँ पे आपकी पूरी पीडीएफ रिवाइज हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के नंबरिंग ना देखें कि कितने क्वेश्चन हुए हैं, ये देखिएगा कि आपको कितना रिवाइज हुआ है। या लगभग मैं बताऊं आपको कि 50 से 80 क्वेश्चन का रिवीजन आपको हो जाएगा, पीडीएफ वापस याद आ जाएगी आपको। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो ये कह रहा है कि जो विम्स ट्यूमर है ड्यूरिंग असेसमेंट, कि असेसमेंट के दौरान जो विम्स ट्यूमर है उसको डायग्नोज किया गया है, तो कह रहा है कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी वहां पे इन तीनों चारों चीजों में कि क्या मिल सकता है। जब आप असेसमेंट कर रहे हो तो इन चारों चीजों में क्या मिल सकता है कि उससे आपको यह पता चले कि उसको विम्स ट्यूमर हो सकती है। अब मैं आपको बात बता देता हूं विम्स ट्यूमर की। विम्स ट्यूमर के बारे में इसका जो आंसर है उसकी तरफ अपन बाद में चलेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं विम्स ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइन है बच्चों, मोस्ट कॉमन साइन किसकी, विम्स ट्यूमर। जो विम्स ट्यूमर का मोस्ट कॉमन जो आपके सामने साइन है वो है बच्चों पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमेन मास। क्या है, पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमिनल मास। एक चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि विम्स ट्यूमर के अंदर मोस्ट कॉमन साइन क्या होता है, पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमेन मास। ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और कुछ टाइम आपको एब्डोमेन गर्थ भी इंक्रीज मिले, जैसे मैं यहां पे लिखूंगी सम टाइम, मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं कर रहा हूं सम टाइम। कुछ टाइम आपको क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज एब्डोमेन गर्थ, यानी कि एब्डोमेन का जो सर्कमफेरेंस है, जो एब्डोमेन के जो गर्थ है वो कभी, ये नहीं कह रहा हूं सभी में, लेकिन सम टाइम कई बार मोस्ट कॉमन तो क्या है, पेनलेस होगा पाल्पेबल एब्डोमेन मास, वहां पे पेनलेस एब्डोमेन मास वहां पे देखने को मिलेगा। यस या नो। अब बात करते हैं विम्स ट्यूमर के बारे में। जो सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या है, जो सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि इसके अंदर पाल्पेशन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट। यस या नो, एब्डोमेन पाल्पेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेट। एब्डोमिनल पाल्पेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। समझ में आ गई।
कि एब्डोमेन को पालपेट नहीं करना है। यहां मैं असेसमेंट की बात करूं, अगला असेस कर रहा है, पालपेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन भी अगला असेसमेंट ही लिख रहा है, पालपेशन नहीं निकला है, पालपेट करके नहीं देखना है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए विम्स ट्यूमर के बारे में, तो जितना ऊपर लिखाया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही जाता है बच्चों कि एब्डोमेन को पालपेट नहीं करना है। एब्डोमेन का पालपेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसके अंदर, विम्स ट्यूमर के अंदर। तो ये तो कुछ जानकारियां थी विम्स ट्यूमर के बारे में, ये तो अपना क्या था, विम्स ट्यूमर का इतिहास था। अब अपने को अपने क्वेश्चन की तरफ चलना है कि भाई आपको असेसमेंट नर्स को क्या मिलेगा वहां पे। देखिए ग्रोस हेमिसूरिया वहां पे नहीं देखने को मिलेगा, ग्रोस हेमिसूरिया नहीं देखने को मिलेगा, डिसयूरिया भी नहीं, ओलिगोयूरिया भी नहीं। राइट आंसर आपके सामने दिख गया है। वैसे भी एब्डोमिनल मास, आपको वहां पे एब्डोमिन मास है वो दिखाई देगा। मैंने लिखा दिया कि कॉमन साइन ही क्या है, साइन एंड सिम्टम ही क्या है, पेनलेस पाल्पेबल एब्डोमेन मास। वहां पे एब्डोमेन मास दिखेगा अगर आप उसको देखते हो तो, यस या नो। और कुछ समय आपको एब्डोमेन गर्थ भी वहां पे बड़ी हुई मिलेगी। और आपको वहां पे क्या बताया मैंने, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्या, पाल्पेट करना। चलिए राइट आंसर डी आपके सामने स्क्रीन पे। ड्यूरिंग इंटुबेशन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए क्या कह रहा है कि भाई जब अपन ईटी ट्यूब डालते हैं, इंटुबेशन करते हैं किसी पेशेंट को वेंटी वगैरह पे लेने के लिए, अगर किसी को एंडोट्रेकियल जिसको इंटुबेशन बोलते हैं वो करते हैं, तो उस समय अपन सक्सेनाइन कोलिन काम में लेते हैं। वो मेनली बच्चों में ब्रेडिकार्डिया करता है, मेनली क्या करता है, बच्चों में ब्रेडिकार्डिया करता है। तो आप क्या देंगे ऐसी चीज वहां पे, क्या ऐसी चीज देंगे जो इसके इफेक्ट को कम करेगी, या फिर ब्रेडिकार्डिया को, या जो ब्रेडिकार्डिया को क्या करेगी, कम करेगी, ये नो। तो अपना जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा एट्रोपिन, ये नो। वहां बच्चों में आप एट्रोपिन देते हो। और ये जो लिंडोकेन है ये किसमें, एडल्ट में काम आती है, किसमें काम आती है, एडल्ट में काम आती है। एट्रोपिन है एंटी कोलिनर्जिक होता है। क्या होता है एट्रोपिन बच्चों, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या है, एट्रोपिन। तो उसमें ब्रेडिकार्डिया को कम करने के लिए, उसको इफेक्ट को, सक्सिनाइल कोलिन के इफेक्ट को कम करने के लिए आपको क्या देना है, वहां पे एट्रोपिन देते हैं। ये नो मोस्टली ब्रेडिकार्डिया चिल्ड्रेन में ज्यादातर ब्रेडिकार्डिया करता है क्या, सक्सिनाइल कोलिन, ये नो। समझ में आ गई बात। तो इसका राइट आंसर क्या था बच्चों, डी था, एट्रोपिन इज द राइट आंसर। नेम ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर, यस या नो। रूमेटिक फीवर का कॉजेटिव एजेंट क्या है बेटा, ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, यस या नो, ग्रुप ए हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट वन बात करते हैं। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, राइट आंसर था वो क्या था, सी। देन क्या आता है बच्चों, all among the following indicate principle for normal growth and development except। इसमें ये क्या कह रहा है, ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है उसके मैंने बहुत सारे प्रिंसिपल बताए थे आपको। आप अपना वीडियो खोलना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बच्चों मैंने आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल बताए थे। ये क्या कह रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तीन तो है लेकिन एक ऐसा मिलेगा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। पहला प्रिंसिपल है प्रोक्सिमल टू डिस्टल, बिल्कुल राइट आंसर ऐसा होता है, प्रोक्सिमल टू डिस्टल। देखिए प्रोक्सिमल मतलब पास वाला हिस्सा, डिस्टल वाली दूर वाला हिस्सा, यानी कि क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पास से दूर की तरफ होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, बच्चा पहले हेड होल्डिंग करना सीखेगा या पेन पकड़ना, बताइए मुझे। तो पहले बच्चा हेड को होल्ड करता है, पेन पकड़ना बाद में सीखता है। इससे साबित होता है कि प्रोक्सिमल टू डिस्टल क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन सही है। दूसरी बात, सिफेलोकोइडल, बिल्कुल साफ सिफेलोकोइडल होती है। जनरल टू स्पेसिफिक, बिल्कुल साफ जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले सारे बच्चे सीनियर में होते हैं, 12वीं क्लास में होते हैं, देन कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, यानी पहले जनरल सब में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देन वो क्या होते जाते हैं, स्पेसिफिक होते जाते हैं। जैसे नो
फिजिकल टू फिजियोलॉजिकल, ये इसका गलत आंसर है, यानी कि ये नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, डी होगा। मैं तो ये कहना हूं कि ऊपर वाले तीनों तो प्रिंसिपल हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। जो प्रिंसिपल नहीं है वो लास्ट वाला डी नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर जाएगा वो डी जाएगा। कोई डाउट? चलिए, और भी बहुत सारे मैंने इसके प्रिंसिपल बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगोलियन स्पोर्ट। देखिए वो मंगोलियन सिंड्रोम, मंगोलियन वो अलग चीज है, ठीक है ना, जो मतलब जीन क्रोमोसोमल वहां पे जो आता है ना वो मंगोलियन अलग है। ये मंगोलियन स्पोर्ट है बच्चों, ये मंगोलियन स्पोर्ट है। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देना चाहता हूं। मंगोलियन स्पोर्ट है जो वहां पे उसके शरीर पे क्या होते हैं, जन्म से इस तरीके के वहां पे स्पोर होते हैं, ग्रीनिश होते हैं, और वहां पे वो ब्रूस भी होते हैं। ये सियानो ग्रीनिश होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ग्रे ब्लू कलर के, ग्रे ब्लू और थोड़े से ब्राउनिश कलर के वहां पे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं, जो पूरी बॉडी पे किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे नहीं होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, होल बॉडी पे भी हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरी बात यह है हार्मलेस, ये आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और चौथी बात यह है कि लगभग अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर ये गायब हो जाएंगे। ये कुछ स्टेटमेंट थे किसके लिए, मंगोलियन स्पोर्ट के बारे में। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत क्या है यहां पे मंगोलियन के बारे में। तो पहला क्या है, डिसअपियर इन अबाउट 1 ईयर। मैंने बताया 1 साल में डिसअपियर हो जाता है, ये सही है। आर इंडिकेटिव फॉर पेरेंटल अब्यूज, देखिए ये मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा मैंने नहीं बताया। ये क्या कह रहा है कि जो कई बार बच्चों के साथ में पेरेंट्स जो अब्यूज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो क्या ये उसका इंडिकेट है? नहीं, उसका इंडिकेट नहीं है कि इसको पेरेंट्स ने अब्यूज किया, उसका इंडिकेट ये नहीं होता है। ये उसके जैसी चोटें नहीं है, ये उसका इंडिकेशन नहीं है। जो पेरेंटल अब्यूज है उसका ये इंडिकेशन नहीं है। तो ये कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, बी है। तो आपका आंसर तो होगा बी। दे आर फ्लेड ग्रे ब्लू इन कलर। मैंने क्या बताया, ये कैसे कलर के होते हैं, ग्रे होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही था। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इसकी कोई जगह नहीं होती है। तो ये तीनों चीजें सही थी। जो बी आंसर था वो क्या था, गलत। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट पूछा है आपको। क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। RH नेगेटिव मदर डिलीवर करती है बेबी को विथ अमोंग द फॉलोइंग टेस्ट मोर लाइकली टू बी ऑर्डर फॉर द बेबी। उस बच्चे के लिए कौन सा आपको टेस्ट है वो करना चाहिए फॉलोइंग के लिए। आपको उसका राइट आंसर बता देता हूं मैं कि डायरेक्ट कॉम टेस्ट वहां पे करना चाहिए। देखिए वहां पे कॉम टेस्ट किया जाता है, कॉम टेस्ट वहां पे किया जाता है। कॉम टेस्ट 2 प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट होता है बच्चों, दूसरा वहां पे इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये कॉम टेस्ट किसको बताता है, ये कॉम टेस्ट है वो किसको बताता है, ये कॉम टेस्ट आपको एंटीबॉडीज को बताता है। किसको, जो RH नेगेटिव जो मदर है उसमें अगर RH पॉजिटिव ब्लड चला गया है, या वो जो बच्चा है उसमें RH पॉजिटिव ब्लड चला गया है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है, जो एंटीबॉडी बनी है, वो एंटीबॉडी कितनी अमाउंट में बनी, उस एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए कॉम टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कॉम टेस्ट कहां किया जाता है। कॉम टेस्ट RH इनकम्पेटिबिलिटी एक बीमारी होती है, RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर कॉम टेस्ट किया जाता है। मैंने आपको कॉम टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से बताया RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर, यस या नो। तो इसका डायरेक्ट आंसर इसलिए है कि जो डायरेक्ट कॉम टेस्ट है वो तो सीधा किससे किया जाता है, बेबी से, और जो इनडायरेक्ट वाला कॉम टेस्ट है वो किससे किया जाता है, मां से। तो इसने किसका पूछा है आपको,
बेबी का पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट। अगर यहाँ पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का नाम नहीं आता, सिर्फ कॉम टेस्ट लिखा जाता, तो वहां पे आपका कॉम टेस्ट भी उसका राइट आंसर होता है। कोई डाउट? चलिए, किसके लिए किया जाता है, एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। कितने अमाउंट में एंटीबॉडी बनी है वहां पे, सबसे बड़ी बात है अमाउंट में, कितने अमाउंट में वहां एंटीबॉडी बनी है, इसके लिए किया जाता है। चलिए, राइट आंसर ए हो गया वहां पे। Which among the following activity compress in the newborn baby's cleft lip? ये क्या कह रहा है, तो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो क्लेफ्ट लिप की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज एक्टिविटी, कॉम्प्रोमाइज क्लेफ्ट लिप की वजह से। जो क्लेफ्ट लिप है, एक होता है क्लेफ्ट पैलेट, दोनों कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, ये दोनों क्या होते हैं, जन्मजात हो। तो कह रहा है क्लेफ्ट लिप की वजह से इसमें कौन सी चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कौन सी चीज सही ढंग से नहीं कर पाएगा, क्या वो सांस ढंग से नहीं ले पाएगा, क्या वो सकिंग ढंग से नहीं कर पाएगा, क्या वो स्वालोइंग ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए जाएगा बच्चों, क्योंकि सकिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी, उसका होठ कटा हुआ है, होठ कटा हुआ तो उसकी ग्रिप अच्छे से निप्पल पे नहीं बनेगी, तो उसको सकिंग की सबसे बड़ी डिफिकल्टी होगी। यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो वहां पे सकिंग का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। क्लेफ्ट लिप के अंदर मैंने लिखाया है कि उसको क्या होगा बेटा, सक्शन मतलब सकिंग और पूर फीडिंग देखने को मिलेगी। क्या पूर फीडिंग एंड सकिंग आपको देखने को मिलेगा क्लेफ्ट लिप के पेशेंट के अंदर। तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जो है वो अपना बहुत अच्छे से हो चुका है। इसका राइट आंसर ए जाएगा बच्चों, राइट आंसर इज ए। चलिए, क्लोजर और फोरामेन ओवल अक्कर आफ्टर बर्थ बिकॉज, कह रहा है कि फोरामेन ओवल है वो क्लोज हो जाता है, उसका कारण क्या है आपको पता होना चाहिए। लवली हार्ट, ये आपके सामने साहब, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको पता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे एक होल होता है जिसका नाम बोला अपन ने क्या, फोरामेन ओवल। तो ये कह रहा है कि फोरामेन ओवल बंद कैसे हो जाता है, क्या कारण रहता है। तो मैंने आपको बहुत बार बहुत अच्छे से बताया है कि ड्यूरिंग फिटल लाइफ राइट साइडेड हार्ट प्रेशर इज इंक्रीज बिकॉज लंग्स इज इमेच्योर। समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। मैं क्या कह रहा हूं कि राइट साइड का जो हार्ट है उसका प्रेशर इंक्रीज रहता है फीटल लाइफ के अंदर, जब मदर वूम में है उस समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो उसके लंग्स हैं, तो उसके फेफड़े इमेच्योर होते हैं, और लंग्स इमेच्योर होते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है उसको लंग्स लेने से मना कर देता है। मना करने से जो पल्मोनरी आर्टरी का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और ये ब्लड इधर जो सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर वेना के सब लाके छोड़ती हैं बच्चों। आपको पता है राइट साइड के अंदर इसमें ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड सारा ब्लड एक जैसा ही होता है यहाँ पे। समझ में आ गई बात। तो मतलब यहाँ के प्रेशर, यहाँ पे बड़ा प्रेशर बढ़ा तो राइट साइड के वेंट्रिकल में बढ़ा, राइट वेंट्रिकल में बढ़ा तो राइट एट्रियम बढ़ा। मेरा कहने का मतलब यही कि राइट साइड का प्रेशर इंक्रीज होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म ले लेगा कोड कट जाएगी, क्या होंगे, लंग फंक्शनिंग हो जाएंगे। लंग फंक्शनिंग हो गए, लंग्स ने ब्लड लेना चालू कर दिया, यहाँ का लेवल डिक्रीज हुआ और अब लेफ्ट साइड का इंक्रीज हो जाएगा, जो एडल्ट सर्कुलेशन में हमेशा होता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, यहाँ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो मेरा हिसाब किताब ये कह रहा है कि ये बंद होने का जो रीजन होता है वो प्रेशर एक रीजन होता है। जो राइट साइड का जो इंक्रीज प्रेशर था वो लेफ्ट साइड के प्रेशर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लेफ्ट का प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ये जो फोरामेन ओवल है ये बंद होता है, इसका ये रीजन होता है। इन चार आंसर में से देखिए, पहला है डिक्रीज ब्लड फ्लो,
फोरामेन ओवल नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, मैंने जो समझाना चाह रहा हूं वो यहां आ गया का जो शिफ्ट हो गया प्रेशर राइट साइड से कहां पे, लेफ्ट साइड में। पहले राइट का ज्यादा था, अब लेफ्ट का ज्यादा हो गया, उसकी वजह से ये बंद हो। तीसरा क्या करें, ऑक्सीजन टेंशन अगर वहां पे बढ़ जाती है, उसके ऑक्सीजन टेंशन जो बढ़ती है उसकी वजह से आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी और जो आयोटा के बीच में जो अब नॉर्मल कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, डक्टस आर्टरियोसस। वो जो बंद होता है, डक्टस आर्टरियोसस जो बंद होता है, उसका कारण होता है ऑक्सीजन का इंक्रीज होना वहां पे। यस या नो, प्लेसेंटल सर्कुलेशन क्लोज। इसमें से जो राइट आंसर जाएगा आपका, वो राइट आंसर जाएगा बच्चों कौन सा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वो मैंने समझा दिया बी इसका करेक्ट आंसर क्यों है। चलिए, ऑल द फॉलोइंग रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी। कह रहा है कि न्यूबॉर्न के अंदर 1 से 2 महीने, नहीं सॉरी 0 से 1 महीने, 0 to 28 दिन, कह रहा है 0 से 28 दिन के बच्चे के अंदर इसमें से कौन से रिफ्लेक्स नहीं होते हैं, एक को छोड़ के। आपको पता होना चाहिए कि प्यूपिल जो रिफ्लेक्स करती है वो तो करती है, अगर आप टॉर्च से लाइट वाइट डालते हो तो प्यूपिलरी रिएक्शन वहां पे पाया जाता है। बच्चा पिएगा क्या, तो सकिंग भी है, रूटिंग भी वहां पे देखने को मिलता है। एक चीज नहीं मिलती है, वो नहीं मिलता है मेच्योर पिंसर ग्राफ्स। मेच्योर पिंसर ग्राफ, यहां पिंसर ग्राफ्स देखने को नहीं मिलते हैं। कौन से वाले, मेच्योर पिंसर ग्राफ। मेच्योर पिंसर ग्राफ आर डेवलप, मेच्योर पिंसर ग्राफ डेवलप होते हैं 9 मंथ एज ऑफ 9 महीने का जब बच्चा होता है तब उसमें मेच्योर पिंसर ग्राफ होते हैं। उससे पहले उसमें पाल्मर ग्राफ्स पाए जाते हैं। पिंसर ग्राफ्स का मतलब होता है यहां पे ये पेन पड़ा है, इसको वो बच्चा पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो इस तरीके से पकड़ता है छोटा बच्चा, तो इसका मतलब ये मेच्योर पिंसर ग्राफ्स नहीं है। अगर वो बच्चा उसको पेन को इस तरीके से पकड़ा, इस चिमटी बना के पकड़ा, इसका मतलब वो उसमें मेच्योर पिंसर ग्राफ है। और आपको पता है मेच्योर पिंसर ग्राफ है वो 1 महीने तक के बच्चे में नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो सी जाएगा मेरे बच्चों। यहां तक शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पिंसर ग्राफ्स जो मेच्योर वाला है वो 9 मंथ की एज से शुरू होता है। बाकी रूटीन पाया जाता है, सकिंग पाया जाता है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स तो आपको पता है पाया जाता ही है। फेलियर टू फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू, ये कह रहा है कि वही बात अभी जो थोड़ी देर पहले बच्चों समझा रहा था, जो फोरामेन ओवेल था राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो अबनॉर्मल कनेक्शन जो फीटल लाइफ में होता है, ये कह रहा है कि वो क्लोज नहीं हो। अगर उसकी क्लोजिंग नहीं हो तो उसको क्या कहा जाता है, जब एट्रियम के बीच में, ये क्या कहलाता है, ये सेप्टम कहलाता है। ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। तो मैंने कह दिया उसको कि क्या बोला, एट्रियम को बोला एट्रियल, और सेप्टम में दिक्कत है तो इसको बोल दिया मैंने सेप्टल, और दिक्कत को क्या बोला मैंने, डिफेक्ट, यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोल दूंगा मैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो फोरामेन जो ओवेल है उसकी क्लोजिंग फंक्शनल एनाटोमिकली क्लोजिंग हो जाती है, सभी को ही पता है। अरे ये छेद जिंदगी भर थोड़ी रहता है अपने में, नहीं रहता ना। तो ये कह रहा है कि अगर वो क्लोज नहीं हो, क्लोजिंग में दिक्कत आ जाए, वो वैसे का वैसे ही रह जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलेंगे। ये चीज वेंट्रिकल में हो तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोल देंगे। ये चीज पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में हो, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, तो उसको बोलेंगे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, क्योंकि इसको डक्टस आर्टियोसिस बोलते हैं। ये खुला रहने का मतलब उसको बोला पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। और चौथा है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, अगर ये आयोटा यहां से निकल रहा है, यहां की हो जाए कहीं दूसरे चैम्बर से अराइज हो जाए, तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आयोटा या आर्टरी। तो अपना जो राइट आंसर है वो ए है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। क्या है बच्चों, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, क्योंकि एट्रियम के जो सेप्टल है उसके बीच में डिफेक्ट है। फोरामेन ओवेल आप जानते हैं होता क्या है, मैं आपको बता भी चुका हूं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। यस, नेक्स्ट चलें बच्चों।
मोस्ट सुटेबल पोजीशन, आपको पता है कि एपिस्टेक्सिस नोज से ब्लीडिंग होती है तो कौन सी पोजीशन देते हो, ये मैंने फंडामेंटल में ही पढ़ा रखा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें हमेशा सिटिंग पोजीशन देनी चाहिए। लिथोटोमी तो आपको पता है, लिथोटोमी तो डिलीवरी में देते हैं या कोई जेनाइटल्स का कोई इंस्पेक्शन करना होता है तब देते हैं। सुपाइन इसलिए नहीं देते हैं कि सुपाइन पोजीशन देने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, एस्पिरेट या एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वहां पे प्रोन वहां पे देंगे नहीं। ब्लीडिंग जो है वो ग्रेविटी के आधार पे वहां पे ज्यादा आएगी, इसलिए वो देंगे नहीं। सिटिंग पोजीशन देते हैं। ये सिटिंग पोजीशन में आपको पता है नेक इस तरीके से रहती है, नेक कभी भी एक्सटेंड नहीं रहनी चाहिए। अगर नेक एक्सटेंड रही वहां पे तो आपको पता है एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए इसमें आपको पता है एपिस्टेक्सिस में ऑलवेज गिवन सिटिंग पोजीशन, ऑलवेज गिवन सिटिंग पोजीशन, और उसको नाक को दबाने के लिए भी बोला जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। साइकोसोशियल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, साइकोसोशियल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी बच्चों, वो दी थी इरिक्सन ने। साइकोसोशियल डेवलपमेंट की जो थी ना वो दी थी इरिक्सन ने। ये से नो। दूसरी बात, जो दूसरा है सिगमंड फ्रॉइड, उसने दी थी आपको पता साइकोसेक्सुअल, उसने दी थी साइकोसेक्सुअल। पिजेट जो है इसने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। लास्ट वाला है कोलबर्ग, उसने दी थी मोरल डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट। तो चारों आदमियों की चार थ्योरी हो गई, यानी एक क्वेश्चन के साथ चार सोल्व हो गए। जो इरिक्सन है इसने दी थी साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, फ्रूड ने दी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी, पिजेट ने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, और कोलबर्ग ने दी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये चैनो, तो इसका राइट आंसर जाएगा ए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन ओवरडोज इन चाइल्ड कैन कोज, एस्पिरिन की जो ओवरडोज है वो क्या कोज करेगी बच्चों। एस्पिरिन ऑल्सो नोन है, सबसे पहली बात सुनिएगा, एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। नाम से पता चल रहा है एसिड, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है। राइट आंसर इज सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा। एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड, और ये यहां पे एसिडिटी करेगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन बात करते हैं, ऑल आर द करेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल केयरिंग फॉर न्यूबॉर्न बेबी अफेक्ट फॉर एचआईवी। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा वो एचआईवी से अफेक्टेड है बच्चों, वो एचआईवी से अफेक्टेड है, तो अपनी नर्स की जो कौन सी इंटरवेंशन है वो वहां पे उस चीज को अफेक्ट करेगी। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए। देखिए, क्या अगर एचआईवी का बच्चा है तो उसको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नहीं रखने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वहां पे रखने चाहिए। दूसरी बात, उसकी फैमिली को एजुकेट करना है उस डिजीज के ट्रांसमिशन के बारे में कि ये एचआईवी डिजीज है, ये इन चीजों से फैलता है। ये सारी चीजें उनको एजुकेट अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत नहीं है, वो अपने को छांटना है। तीसरी चीज है एजुकेट देम वैक्सीन नीड टू बी डन आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स। बिल्कुल, ये कह रहा है कि अगर अपने को उस बच्चे को वैक्सीनेटेड करना है तो उससे पहले आपको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही आपको उसको वैक्सीनेटेड करना है। तो ये तीनों चीजें सही हैं कि भाई आपको प्रिकॉशन भी ध्यान में रखना है, फैमिली को एजुकेट भी करना है, वहां पे वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर की राय भी लेनी है। चौथा क्या कह रहा है कि इफ बेबी इज नॉट सेटिस्फाइड ब्रेस्ट मिल्क से अगर बच्चा सेटिस्फाई नहीं है तो ये कह रहा है कि आप फॉर्मूला फीड दे सकते हो। नहीं, ये चीज आपको यहाँ पे नहीं करनी है।
तो राइट आंसर आपका डी जाएगा। ये चीज बच्चों आपको कभी भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? देखिएगा, दो चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। पहली है, उसको मिक्स्ड फीडिंग अवॉइड करना है। मिक्स जो फीड है वो ऑलवेज अवॉइड होती है किसके अंदर? HIV के अंदर, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, जो लाइव वैक्सीन है वो भी वहां पे अवॉइड होता है। इसलिए वैक्सीन के लिए तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। मिक्स फीड कभी भी नहीं करवाना है। या तो उसको माँ का फीड देते हैं या फिर उसको फॉर्मूला फीड देते हैं। आपको लगता हो यार माँ वाले दूध से तो कितने दिन पार पड़ेगी, तो हो सकता है पहले उसको फॉर्मूला फीड चालू कर दो, लेकिन आपको मिक्स फीड HIV में कभी भी नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब यह है। राइट आंसर आपके सामने था। टेरिबल टोस इज द टर्म यूज डिजाइन। ये कह रहा है कि जो टेरिबल टोस जो वर्ड है ये किसके लिए काम में लिया जाता है? ये टोडलर एज के लिए काम में लिया जाता है। किस एज के लिए? टोडलर एज। टोडलर कितनी होती है? 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल। ये सेनो इन्फेंट कितना होता है? 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, 1 महीने से 1 साल तक। समझ में आ गई बात? तो जो टोडलर है उसको बोला जाता है टेरिबल टोस। समझ में आ गई? यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले प्रेजेंट अमोंग टोडलर? क्या कह रहा है कि टोडलर है वो कौन सा प्ले करता है? टोडलर इज द पैरेलल प्ले। राइट आंसर इज बी। टोडलर कौन सा प्ले करता है बेटा? पैरेलल प्ले। दो या दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, पैरेलल प्ले एक साथ में बैठते हैं, आपस में कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख देख के अपना खेल खुद ही खेलते रहते हैं, नकल करते रहते हैं, उसके जैसा करते रहते हैं। ये पैरेलल प्ले किस में देखने को मिलता है? टोडलर के अंदर। टोडलर के अंदर कौन सा प्ले देखने को मिलता है बच्चों? पैरेलल प्ले टोडलर के अंदर आपको देखने को मिलता है। पहला, और इसके लिए अपन एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। जो ऑन लुकर जो प्ले है वो किस में देखने को मिलता है? इन्फेंट में। सिर्फ बच्चा देखता है। इन्फेंट के अंदर ऑन लुकर देखने को मिलता है। पैरेलल हो किस में देखने को मिलता है? टोडलर में मिलता है। और जो एसोसिएटिव जो प्ले होता है बच्चों, एसोसिएटिव जो होता है वो प्री स्कूलर में मिलता है। किसमें? प्री स्कूलर चाइल्ड में। और जो कोऑपरेटिव जो है वो इसके अंदर मिलता है स्कूलर में। ये से नो, जो कोऑपरेटिव वाला है वो किस में मिलता है? स्कूलर में। समझ में आ गई बात? तो 4 क्वेश्चन हो गए। ऑन लोकर प्ले इन्फेंट में देखने को मिलता है, पैरेलल प्ले टोडलर में, एसोसिएटिव प्ले प्री स्कूलर में, कोऑपरेटिव प्ले स्कूलर में। ये से नो, यहां तक कोई समस्या? ये चारों प्ले वहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहां इसका राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, ऐसी कौन सा फूड है जो अवॉइड करते हैं सीलिएक डिजीज के अंदर? सीलिएक डिजीज को जाके पढ़िएगा बच्चों। ग्लूटेन प्रोटीन, ग्लूटेन इन है, ग्लूटेन प्रोटीन। वहां पे मैंने आपको बताया था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक चीज ये बताई थी, ब्रो। ब्रो के नाम से आपको याद रखना था, ये चीज आपको नहीं लेनी चाहिए थी। ब्रो के नाम से आपको याद रखना था, ये चीज आपको नहीं लेनी चाहिए थी। बार्ली, बार्ली वहां पे आपको नहीं लेना है। R4 राई, ये से नो। ओट्स, ओट्स नहीं लेना है। व्हीट, गेहूं नहीं खाना है। ये 4 चीजें आपको वहां पे नहीं खाना है। समझ गए बात? ये कह रहा है कि कौन सी अपन को नहीं खानी। देखो, व्हीट आ गया, राई आ गई, ओट्स आ गई, तो ऑल ऑफ देम, ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें ही आपको क्या करनी है वहां पे? अवॉइड करनी है। आइडेंटिफाई द फूड नीड अवॉइडेड, चारों को अवॉइड करना है, कोई सा भी वहां पे नहीं खाना है। कोई सा भी आपको नहीं खाना है, ना बार्ले ना राई, और ये कुछ भी नहीं खाना है। समझ में आ गई बात? अब ये क्वेश्चन आता है बेस्ट फूड। किसका क्वेश्चन आया बच्चों? बेस्ट फूड। क्या भाई सीलिएक डिजीज के अंदर बेस्ट फूड क्या है? सीलिएक डिजीज के अंदर बेस्ट फूड क्या है? तो उसका आंसर जाएगा राइस। राइस इज द बेस्ट फूड। राइस खा सकते हो, डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हो, मिल्क वहां पे आप यूज में ले सकते हो, मीट वहां पे आप यूज में ले सकते हो, एग आप वहां पे यूज ले सकते हो। ये सारी चीजें आप खा सकते हो, लेकिन क्या नहीं खाना है? ब्रो को नहीं खाना है। बार्ली, राई, ओट्स, व्हीट, आइसक्रीम वगैरह ये चीजें आपको वहां पे नहीं लेना है।
यस या नो? तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने था, क्या लेना था क्या नहीं लेना था, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। और क्या बेस्ट फूड होता है, वो होता है राइस। कंपटीशन का एक क्वेश्चन है, बेस्ट कौन सा होता है, राइस इज द बेस्ट। यस, चॉपस्टिक एंड ट्राउजर साइन आर सीन इज, यस या नो? चॉपस्टिक एंड ट्राउजर साइन किस में देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है, कैल्शियम की कमी के अंदर मिलता है, चिटेनी में ये देखने को मिलते हैं। 2 साइन है, दोनों अलग अलग मिलते हैं, चॉपस्टिक एंड ट्राउजर्स, एक यहां मिलता है एक यहां मिलता है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। मेड सर्च में जाइएगा, वहां पे इसको डिटेल में आपको रविकांत सर ने पढ़ाया है। देखिएगा चॉपस्टिक क्या होता है, ट्राउजर्स क्या होता है, किस में होता है, कैसे पता चलता है। एक में से अपन बीपी कप बांधते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है ना? ये बताने को मैं ही बता सकता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। जाइए अपने होमवर्क को देखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कैल्शियम की कमी की वजह से ये दोनों साइन वहां पे देखने को मिलते हैं, ये मैं बता रहा हूं, कैल्शियम की कमी की वजह से ये दोनों चीजें वहां पे देखने को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक इन और एग्जाम्स। आपको पता है नंबर में 20 हैं, लेकिन होने को 60 क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं। आधी पीडीएफ को अपन ने उजागर कर लिया बच्चों। ऐसी 2-4 क्लासें अगर और हो गई तो अपन एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।